Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 3 of class 6 that is nature of matter. आज हम मैटर के नेचर के बारे में उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने आसपास अनेक चीज़ें देखते हैं जिसका साइज़ कलर शेप अलग अलग होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को सारे मटेरियल्स को एक एक करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना मुश्किल होता है। इसीलिए मटेरियल्स को उसके प्रॉपर्टीज़ या उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसे अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है और उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी हियर को इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि यहाँ एक बॉक्स है, आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बॉल्स हैं, ओके, मार्बल्स हैं जो कि रेड और ब्लू दो कलर के हैं। इनके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं लेकिन इनका शेप और साइज़ एक ही है, तो इसे हम कलर्स के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड केस में आप देखिए कि इनका शेप एक ही है, कलर भी एक ही है, लेकिन इनका साइज़ अलग अलग है, तो इसको हम साइज़ के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे बिग मार्बल्स, स्मॉल मार्बल्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम किसी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी को देखते हुए चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स। यहाँ कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं जैसे वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, plastic bucket, kerosene. They have different properties but some of them are naturally occurring while others are man-made. इन सब के प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल्स ऊपर दिए गए हैं, इन सब के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इनमें से कुछ नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स हैं और कुछ मैन मेड हैं, यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। सो व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स? द मटेरियल्स विच ऑकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। और ऊपर के दिए गए मटेरियल्स में से नेचुरल मटेरियल्स कौन कौन से हैं? नेचुरल मटेरियल्स हैं वुड, वाटर, एयर, मिल्क एंड केरोसिन। इसके बाद है व्हाट आर मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स। सो द आंसर विल बी द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, प्लास्टिक बकेट, etc. We can therefore place these materials in two groups on the basis of their occurrence. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इस बेसिस पे इसे टू ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया, यानी कि नेचुरल एंड मैन मेड दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ऊपर दिए गए मटेरियल्स को भी आपको इसमें क्लासीफाई करना है और कुछ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स आपको अपने आप से भी इनमें ऐड कर देना है। Now, in the above cases, various things having similar properties have been grouped together. ऊपर के केस में जिन चीज़ों में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दिया गया, यानी नेचुरल एंड मैन मेड के ग्रुप में। Such a grouping of materials having similar properties is known as classification. ऐसा ग्रुपिंग जो मटेरियल्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कारण किया जाता है उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वे प्रॉपर्टीज़ अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है वो सिमिलर होती हैं। ओके, नाउ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? ऑल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. मैटर इज़ समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें मैटर की बनी हुई होती हैं। मैटर वे चीज़ें होती हैं जिसमें मास हो, उसका कुछ वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कुछ जगह को घेरे। ऑल मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सारे मैटर्स को थ्री ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। वे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इन तीन ग्रुप में सारे मैटर्स को क्लासिफाई किया गया है। राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे वुड, टेबल, स्टोन,
और एनीथिंग विच यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, चॉक, डस्ट एक्सेट्रा. लिक्विड के लिए आप ऑयल, you can say milk, water, juice, these all are liquid. and gaseous में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेस हैं जिनको आप इसमें फिल कर सकते हैं. नाउ अबाउट constitution of matter. All matter is made up of very small particles. Different states of matter have different arrangement of these particles. सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में इन स्मॉल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ अलग अलग होता है. जैसे कि सॉलिड्स के केस में सारे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक होते हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर. सॉलिड के केस में सारे पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है. सेकेंड केस में लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा लूज़ होते हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये मूव करते हैं. एंड गैसियस स्टेट में इनका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनके प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते हैं. जैसे कि क्या है, आइए देखते हैं. सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. जैसे उसका शेप अगर हम किसी भी जगह रख दें तो चेंज नहीं होता है और उसका वॉल्यूम भी हम कहीं भी रखें सेम रहता है. लेकिन लिक्विड्स के केस में जिस यूटेंसिल में हम लिक्विड को डालते हैं वह उसका शेप ले लेता है. अगर हम उसे ग्लास में डालें तो ग्लास का शेप लेता है, बॉटल में डालें तो बॉटल का, या फिर प्लेट में डाल दें तो वो प्लेट में फैल जाता है, तो वो अपने यूटेंसिल का शेप ले लेता है. सो वी कैन से दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है. 1 लीटर का मिल्क अगर आप ग्लास में डालें, कप में डालें, बाउल में डालें, कहीं भी डालें, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. सो वी कैन से दैट लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. थर्ड केस में गैसियस स्टेट में जो भी मटेरियल है उसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिससे के कारण ना तो उनका फिक्स शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. लेट अस नाउ स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम जानेंगे. Appearance and feel. Materials are known to differ from one another in terms of their appearance, lustrous, dull, and their feel, smooth and rough. किसी भी मटेरियल को उसके अपीयरेंस के अनुसार हम समझ सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं. जैसे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, शाइन करते हैं, और कुछ डल होते हैं, वे चमकते नहीं हैं. जितने भी मेटल्स हैं आप देखिए, गोल्ड, सिल्वर, ये लस्टरस होते हैं, इसमें एक शाइन होती है. लेकिन वुड या फिर चारकोल, इन सब में वो शाइन नहीं होता है. सो दे आर डल. कुछ चीज़ें स्मूथ होती हैं, जैसे मार्बल, जैसे उनको टच करो तो बहुत ही चिकने से होते हैं, और कुछ चीज़ें रफ़ होती हैं. यू कैन से दैट वुड इज़ रफ. समटाइम्स वुड इज़ पॉलिश्ड एंड मेड स्मूथ ऑल्सो. So, but sandpaper is rough. You can see in the example. इसी तरह से आपको अपने आसपास मिलने वाली चीज़ों को इसमें ऐड करना है और आपको बताना है कि whether they are smooth, rough, lustrous or dull. Transparency. The property of a material to allow light to pass through is called transparency. One can see through a transparent material. किसी भी मटेरियल से लाइट अगर पास होता है तो उसे उस मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. ऐसे मटेरियल्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसके एक तरफ से दूसरे तरफ आप देख सकते हैं. जैसे कि एक ग्लास टम्बलर अगर हम लें और उसके पीछे की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ट्रांसपेरेंट होते हैं. पतले प्लास्टिक के शीट्स जो होते हैं वे भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ आप आसानी से देख सकते हैं. Glass is a transparent material as the light can pass through it. Pure water, air and a thin sheet of polythene
आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ग्लास, थिन शीट ऑफ पॉलीथीन, एयर या सम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स, प्योर वाटर कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। ओपेक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लास्टिक शीट, ब्लैक बोर्ड, वॉल एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। आप अपने साइंस की बुक को भी देखिए, अगर आप उसको अपने आँखों के आगे रखें तो उसके दूसरी तरफ की चीज़ें नहीं देख सकते। दैट इज़ योर साइंस बुक इज़ ऑल्सो opaque. Wood is an opaque material because light cannot pass through it. Now floating and sinking. कुछ materials जो हैं हल्के होते हैं, अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो ऊपर तैरने लगते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि द मटेरियल्स आर फ्लोटिंग। और कुछ मटेरियल्स पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, वे पानी के अंदर डूब जाते हैं। जैसे अगर छोटे छोटे कंकड़ आप पानी में डालें, आप कॉइन को पानी में डाल दें, कोई आयरन नेल, लोहे की कील आप पानी में डाल दें, तो ये सारी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि सम लाइट वेट थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर बट सम हैवियर थिंग्स सिंक इन द वाटर। यू कैन ईज़िली गिव द एग्जाम्पल्स। आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो पानी में फ्लोट या सिंक करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। डिफ्यूज़न, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। अगर मटेरियल्स के पार्टिकल्स अपने आप में मिक्स हो जाएं अपने आप से, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। यानी उसको घोला ना जाए, उसे बस रख दिया जाए तो अपने आप वो डिफ्यूज़ होके एक दूसरे से मिल जाते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ मटेरियल्स के पार्टिकल जो हैं फ्रीली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। गैसेस, आप जानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए गैसेस बहुत इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर घर के किसी कोने में अगर बत्ती जला दी जाए तो बहुत ही कम समय में उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगरबत्ती से निकलने वाला फ्यूम बहुत ही जल्दी एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है। लिक्विड्स डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स में भी आसपास में स्पेस होता है जिससे कि वे इजीली मूव करते हैं और डिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर में अगर एक ड्रॉप आप स्याही डाल दें, इंक डाल दें, तो थोड़े समय के बाद वो घुल जाता है और घुलकर पूरा पानी नीला हो जाता है। लेकिन सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं होते क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। Solids do not diffuse with each other because their particles are held tightly and cannot move freely. For example, sand and stones do not diffuse into each other. Sand and stone को अगर रख दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे से घुलते नहीं हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जहाँ पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए गए। पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड स्टेट में होता है, उसके कुछ क्रिस्टल्स अगर लिक्विड वाटर में डाल दिए जाएं तो थोड़े समय के बाद पानी का कलर पिंक हो जाता है, यानी कि सॉलिड जो है इस केस में लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हो जाता है। तो सम एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, बट सॉलिड कैन डिफ्यूज़ इन लिक्विड। सॉलिड एंड सॉलिड के डिफ्यूज़ होना पॉसिबल नहीं है। नाउ अबाउट dissolution. When one substance mixes completely in another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. अगर हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में घोल दें और वो पूरी तरह घुल जाए जिससे कि उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आए, तो हम कहते हैं कि वह डिज़ोल्व हो गया। जैसे कि एक गिलास पानी में अगर एक चम्मच चीनी को हम डिज़ोल्व करें, चम्मच से घोलें उसको स्टेयर करते हुए,
तो थोड़े समय के बाद चीनी के सारे पार्टिकल्स जो हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ विच अ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और इसी घुलने की प्रॉपर्टी को डिसोल्यूशन कहते हैं। वाटर कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। लेट अस लर्न अबाउट द dissolution of solids, liquid and gases in water. Solid, liquid and gases के solution के बारे में आप पढ़ेंगे in the next stanza. Dissolution of solids in water. Some solids dissolve in water and some do not dissolve. कुछ solids water में dissolve होते हैं और कुछ dissolve नहीं होते हैं। यहाँ एक activity दी गई है, इसमें आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में साल्ट है, सेकंड में सैंड और थर्ड में शुगर। डिज़ोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि साल्ट एंड शुगर सॉल्युबल है, लेकिन सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, आइए जानते हैं। The maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of water is called the solubility of that substance in water. एक given amount में किसी substance को जितना maximum amount उसका हम घोल सकते हैं वो उसकी solubility कहलाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक saturation point आ जाता है, जिसके बाद उसमें अगर हम और ज़्यादा मटेरियल को डालें तो वो घुलना बंद हो जाता है। तब हम कहते हैं कि वह सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप यहाँ एक्टिविटी में देखिए, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर, ऐड हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट एंड स्टिर वेल। एक ग्लास लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालकर घोल दीजिए। थोड़े समय के बाद जब वो घुल जाए तो 1 और चम्मच डालकर घोल दीजिए। वो भी घुल जाए तो तीसरा चम्मच डालकर घोल दीजिए। ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा जब उसके बाद आप कितना भी घोलेंगे शुगर उसमें नहीं घुलेगा। दैट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून्स ऑफ शुगर दैट यू हैव एडेड। और उसके बाद आप याद कीजिए कि कितना आपने ऐड किया था। जब तक घुल गया था तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, और उसके बाद सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। लेकिन किस केस में उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हम घोल सकते हैं। अगर उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें, थोड़ा उसको गर्म कर दें, तो उसमें हम थोड़ा और मटेरियल घोल सकते हैं, थोड़ी और शुगर को घोल सकते हैं। The above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. ऊपर जो एक्टिविटी आपने की उसमें आप शुगर की जगह साल्ट का भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। साल्ट आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। You can do this experiment at your home. The solution obtained in above activity cannot dissolve more sugar. Such a solution which cannot dissolve more amount of given substance at a given temperature is called saturated solution. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज़ ऑन हीटिंग अ सोल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेज। किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करें तो जनरली उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, वो थोड़ा और ज़्यादा मटेरियल को घोल सकता है। This means in a given volume of water, a larger amount of substance can be dissolved if water is heated. Let us perform the following activity to understand this. इस केस में जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा हीट करके उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट शुगर घोलकर देख लेना है, वो इजीली घुल जाता है। दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीजेज with an increase in temperature. And now we will study about dissolution of liquids in water. Some liquids are soluble in water, that is they dissolve in water. Some other liquids are insoluble in water. जैसे कि कुछ सॉलिड
वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, उसी प्रकार कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और दोनों में हाफ आपको पानी डाल देना है। एक में आपको लेमन जूस ऐड करना है और दूसरे में आपको मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। दोनों को बहुत ज़्यादा मिलाने के बाद आप देखेंगे कि लेमन जूस डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता है। थोड़ी देर रख देने के बाद वो एक अपना सेपरेट लेयर बना लेता है। इस तरह से all liquids are not soluble in water. Now about dissolution of gases in water. कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ ऐसे गैसेस भी होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। Here is an example about सोडा वाटर। जो भी सोडा वाटर आप पीते होंगे या आप मार्केट में आपने देखा होगा, वो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ होता है। जब भी आप सोडा बॉटल को खोलेंगे, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा गया है। सोडा वाटर के बॉटल को जब हम खोलते हैं तो उसमें से बबल्स बाहर आने लगते हैं, यानी उसमें जो गैस है, मिक्स्ड गैस है, वो बाहर आने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो बबल्स निकलना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब जो गैस उसमें मिक्स था वो निकल चुका है और उसमें और गैस नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी एक ऐसा गैस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और इसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मदद से एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीद करते हैं, उसे वो इनहेल करते हैं, जिससे कि उनके बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये गैसेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। आपने पहले पढ़ा था कि सॉलिड्स और लिक्विड का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसका उल्टा होता है गैसेस के कंडीशन में। जब हम गैसेस के कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है, ये घट जाती है। Thus we have learned that all materials are made up of matter which exist in 3 forms, namely solid, liquid and gas. Matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel, transparency, diffusion, solubility. तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो मैटर के बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। और उसको क्लासिफाई किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जैसे उसका अपीयरेंस या उसका फील यानी रफ एंड स्मूथ सरफेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूज़न and solubility etc. This was all about the chapter. I hope you all understand.